अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक देखिएगा सर। सब लोग। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम यूनिट 11 स्टार्ट किए थे, जिसमें एल्कोहल, फिनाल और ईथर था। तो एल्कोहल और फिनाल के बारे में आपको बता दिया गया है। अब स्टेप ईथर बचा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर के गुण में। आज पढ़ा जाएगा ईथर का गुण क्या है। तो ईथर के गुण में भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दो प्रकार के गुण मिलेंगे, जिसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं कि क्या भौतिक गुण इसका है और इसका रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है। यह सब स्टेप बचा है, यह बताना रहेगा आप लोगों को। तो देखिएगा, आप ईथर के गुण हेडिंग डालिएगा, इसमें भौतिक गुण हेडिंग डालिएगा। पहले देखिए, भौतिक गुण में जब चलते हैं तो पहला नंबर आता है कि जो ईथर है उसका कलर कैसा है। तो कलर में देखिए रंगहीन आता है। रंगहीन का मतलब कोई कलर नहीं होता है। तो आप लोग लिखते भी चलिए, भौतिक गुण में पहला नंबर लिखेगा ईथर रंगहीन, रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव है। ईथर रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव है। अतिवाष्पशील द्रव है। तो रंगहीन का मतलब हुआ कि कोई रंग नहीं है, और वाष्पशील का मतलब यह हुआ कि अगर इसको खुला छोड़ देंगे आप तो यह वाष्पित हो जाएगा, स्वयं वाष्पित हो जाएगा। आप तो द्रव को रखते होंगे, तो अगर धूप में रखते होंगे तो वाष्पन थोड़ा होता है, अगर छाया में रखेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा वाष्पन होता है जल का। लेकिन ईथर को जब रखिएगा आप खुले बर्तन में, तो इसका वाष्पन चाहे छाया रहे चाहे धूप रहे, बहुत तेज होता है। और इसी वजह से जब ईथर को आप त्वचा पर डालते हैं तो ठंडक का एहसास होता है, यही ठंडक मालूम देता है। वजह यही है कि वाष्पित होता है। वाष्पित होने की वजह से ही आपको ठंडक का एहसास होता है। लिखिएगा दूसरा नंबर इसका। पहला नंबर तो बता दिए, पहला नंबर हो चुका। दूसरा नंबर अब डालिए, इसको त्वचा पर डालने से ठंड का एहसास होता है। इसको त्वचा पर डालने से ठंड का एहसास होता है। ठंड का एहसास होता है। तो बताइए, अगर कोई पूछे कि ईथर को त्वचा पर डालने से ठंड का एहसास क्यों होता है, तो आपका जवाब यही रहेगा कि ईथर जो है वाष्पशील ज्यादा है, इसी वजह से जब इसको त्वचा पर डाला जाता है तो वाष्पित ज्यादा होता है। वाष्पित होने की वजह से ठंड का एहसास होता है। देखिए, आपको सामान्य रूप से बता रहे हैं, फिजिक्स से भी बता रहे हैं कि ठंड का एहसास किसी चीज से तब होगा जब वाष्पन तेज होगा। जैसे गर्मी के मौसम में जब आपके शरीर पर पसीना के कण हैं या पसीना की बूंदें हैं, तो जब पसीना की बूंदें आपके शरीर पर रहेंगी, तो जब आप पंखे के नीचे आएगा, उन पसीना की बूंदों का वाष्पन होता है, जिसकी वजह से आपको ठंड का एहसास होता है, यानी आपको आराम मिलता है। तो वहां पर भी देखिए वाष्पन था, जिसकी वजह से ठंड का एहसास हो रहा है। तो आ जाएगा समझ में सबको। तीसरा स्टेप डालिएगा, इसकी एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है। इसकी एक प्रकार की विशेष मीठी गंध होती है। लिखिएगा, इसकी एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है। विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है।
मीठी गंध का मतलब है कि इसको सूंघने में अच्छा आपको लगेगा। मीठी गंध तो अच्छी गंध होती ही है, सूंघने में अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट डालेगा, कितना पॉइंट हुआ? 3 हुआ। चौथा पॉइंट डालेगा, इसको सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। निश्चेतना का मतलब बेहोशी। उत्पन्न हो जाती है। यानी जैसे मीठी गंध है तो अगर आप ज्यादा इसको सूंघ लेंगे तो उस समय निश्चेतना उत्पन्न हो जाएगी, यानी बेहोश हो जाएंगे। देखिए, शल्य चिकित्सा में अगर देखा जाए तो इसी निश्चेतना के गुण के कारण ही इसका प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जा रहा है या किया जाता था। इस समय तो दूसरा कुछ प्रयोग हो रहा है, लेकिन यह भी सामान्य निश्चेतना में ही प्रयुक्त हो रहा है। इसमें जो निश्चेतना होगी बहुत अधिक समय तक नहीं होती है, इसीलिए हमने कहा कि सामान्य निश्चेतना में इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो समझ में आ जाएगा। कितना पॉइंट हुआ बताइए? 4 हुआ। 5वां नंबर लिखिए। ईथर जल में आविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ईथर जल में आविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सामान्य रूप से हमने बताया भी है कि ईथर देखा जाए तो एक कार्बनिक यौगिक है। ईथर क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और जितने भी कार्बनिक यौगिक है प्रायः देखा जाएगा, कुछ को छोड़ करके बस, प्रायः वह देखा जाए तो जल में आविलेय ही होता है। वजह क्या है कि जल के साथ जो कार्बनिक यौगिक है वह हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वह विलेय नहीं होता है। जो बनाता है वह विलेय होता है। आपको बीच बीच में दिखाए हैं, जैसे अल्कोहल है, बंध बनाएगा तो वह विलेय रहेगा कुछ मात्रा में, लेकिन ईथर क्या होता है? अविलेय होता है। क्यों? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। हाइड्रोजन आबंध के बारे में तो हम बता ही दिए हैं कि क्या हाइड्रोजन आबंध का मतलब क्या हुआ, तो समझ में आ जाएगा। जबकि यह देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक विलायक है, उनके साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए यह कार्बनिक यौगिकों में क्या रहेगा? विलेय रहेगा। अब कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर खुद है, बेंजीन भी है, अल्कोहल भी है, सब रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक पॉइंट और नोट करिएगा, 6वां पॉइंट है, लिखिएगा ईथर की वाष्प वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ईथर की वाष्प वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है। विस्फोटक मिश्रण बनाती है। विस्फोटक मिश्रण बनाती है। देखिएगा, अगर कोई पदार्थ विस्फोटक मिश्रण बनाता है तो वह होता है क्या? बनेगा क्या? बता दे रहे हैं पहले से आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और उसके साथ साथ ऊर्जा बाहर निकलेगी। कहीं भी कहता है कि विस्फोटक मिश्रण बनाता है, तो विस्फोटक मिश्रण में क्या क्या होता है हम बता दे रहे हैं। जल
कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, ऊर्जा। विस्फोटक मिश्रण यही है। अब इसका रिएक्शन जवाब देगा। अभी हम फर्स्ट रिएक्शन जब रासायनिक गुण में चल रहे हैं तो फर्स्ट नंबर यही बताएंगे, लेकिन उसके पहले भी समझ लीजिए कि ईथर को अगर आपको सुरक्षित रखना है कि खराब ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है। प्रयोगशालाओं की बात करते हैं या जहां पर इसके लैब बने हैं बड़े बड़े, वहां पर जो है इसको जब सुरक्षित रखा जाना होता है तो इसको में खासियत क्या होती है कि यह जो ईथर है यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोटक पदार्थ और विषैला पदार्थ बनाता है। विस्फोटक और विषैला दोनों होता है, समझिए। तो बताइए, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति और ऑक्सीजन के सहयोग से यह ईथर विषैला पदार्थ बना ले। अगर बताइए आप आज सावधानी से करेंगे तो आप लैब में भी थोड़ा सा प्रकाश का अंश जा सकता है, या जो बाटल आप रखे हैं अगर कार्क सही तरीके से बंद नहीं है तो उसमें कुछ ऑक्सीजन प्रवेश कर सकती है। तो ईथर की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, इसको रखने का उपाय क्या है कि रंगीन बोतलों में पूरा भर कर रखा जाएगा ईथर को। अगर पूरा बाटल बताइए भरा हुआ है ईथर से तो ऑक्सीजन जाने की जगह नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन जाने की जगह जब नहीं रहेगी उसमें तो बताइए ऑक्सीजन से क्रिया यह नहीं कर पाएगा। रंगीन बोतल रहेगी और अंधेरा कमरा, अगर आप सावधानी कर दिए अंधेरा कमरा और रंगीन बोतल कर दिए तो प्रकाश का थोड़ा सा भी अंश यानी आंशिक प्रकाश भी उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अंधेरा कमरा है, एक सावधानी आपने किया, अगर अंधेरे कमरे से कहीं से प्रकाश पहुंच भी गया तो रंगीन बोतल है उसको रोक देगा, वह रोक देगी, तो प्रकाश बोतल के अंदर या बॉटल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो बताइए दोनों से सुरक्षा हो जाएगी कि नहीं? और जब दोनों से सुरक्षा हो जाएगी तो वह ईथर आपका सुरक्षित पड़ा रहेगा। एक क्वेश्चन आता है, लास्ट में हम लिखवाएंगे कि ईथर को रंगीन बोतलों में पूरा भर कर क्यों रखा जाता है। बोतल में जैसे बोतल है उसमें आप पूरा पानी भर देते हैं कि नहीं, उसी तरह ईथर भी पूरा बॉटल में भरा रहता है। जब ईथर बॉटल में पूरा भरा रहेगा तो थोड़ा सा जगह नहीं मिल पाएगी तो ऑक्सीजन उसमें जा ही नहीं पाएगी, या जाएगी भी तो फिर वापस आना उसको, जब जगह नहीं तो कहां आ रहेगी। लेकिन अगर बॉटल खाली है तो जो स्थान खाली है उसमें अगर ऑक्सीजन किसी माध्यम से पहुंच गई, थोड़ा सा सुराख रहा वह पहुंच गई ऑक्सीजन, तो बताइए उसके ऊपर ऑक्सीजन का एक आवरण रहेगा कि नहीं, जो कि उससे क्रिया करता रहेगा। और हमने बताया अगर क्रिया करेगी तो विस्फोटक पदार्थ भी बनता है, अभी देख ही लिए विस्फोटक पदार्थ, और उसके अलावा जो विषैला द्रव बन जाता हुआ। अगर आप बताइए बिना चेक किए अगर किसी शल्य चिकित्सा में आप प्रयोग कर दिए तो बताइए वह मरीज की क्या हालत होगी, कल्पना कर लीजिएगा। इसीलिए बड़े सावधानी से किया जाता है। आप लोग कह लेते हैं भाई बड़ा तो आसान है, ईथर लाओ बस यह कर लो, लेकिन पहले ईथर का परीक्षण किया जाता है कि वह शुद्ध है कि नहीं। इसके बाद भी सुरक्षा के बाद एक बार चेकअप किया जाता है शुद्ध है कि नहीं, विषैला पदार्थ नहीं बन गया है। असावधानी की वजह से कभी कभी विषैला पदार्थ बन जाता है तो पता चलता है मरीजों की मृत्यु हो जाती है। बताइए विषैला द्रव रहेगा तो क्या होगा, मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमने बताया क्वेश्चन क्या रहेगा कि ईथर को रंगीन बोतलों में पूरा भर कर रखा जाता है, क्यों? तो आप बताएगा प्रकाश और ऑक्सीजन से बचाने के लिए, यानी प्रकाश भी ना पहुंच पाए थोड़ा सा अंश और ऑक्सीजन भी उसमें प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए उसको रंगीन बोतलों में पूरा भर कर रखा जाता। बस यही जवाब है। क्यों? क्योंकि प्रकाश और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से यह क्रिया करके विस्फोटक पदार्थ और विषैला द्रव बनाएगी, विस्फोटक पदार्थ एवं विषैला द्रव बनाएगी, जो कि घातक हो सकता है।
तो समझ गए सब लोग ना, इसका जवाब हमने बता दिया, लास्ट में हम लिखवाएंगे भी, रिएक्शन इसका भी आएगा। अब चलिए आप लोग बिना देरी किए रासायनिक गुण पर हेडिंग डालेगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में देखिए पहला नंबर रहेगा, सीधा हम चलते हैं पहला नंबर पर। अभी आपने पढ़ा कि ईथर की वाष्प, ईथर में ले लीजिए C2H5, बांड O, बांड ले लीजिए क्या, C2H5। बताइए कौन सा ईथर है, क्या नाम है, डाई एथिल ईथर, साधारण नाम है। और उस तरह आईयूपीएसी नाम क्या है, एथॉक्सी एथिल, आना चाहिए सबको। अब यह ऑक्सीजन से क्रिया करने जा रही है, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन होना। ईथर की वाष्प यह है, फार्मूला तो बदलेगा नहीं, वाष्प हो गया तो क्या फार्मूला बदल गया, क्या जल वाष्पित हो जाएगा, फार्मूला बदल जाएगा क्या। अगर वाष्प का सूत्र बोले तो क्या बताएंगे, H2O। जल का सूत्र, बर्फ का सूत्र H2O, बर्फ अगर उससे बनी है तो H2O ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, ईथर की वाष्प हम बोले तो फार्मूला तो यही रहेगा। और बताया गया कि ईथर की वाष्प ऑक्सीजन से, यानी वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोटक मिश्रण बनाती है। विस्फोटक मिश्रण में क्या क्या बताएं, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल और प्लस क्या, उष्मा। उष्मा, विस्फोटक में तो उष्मा विशेष महत्व रखती है, उष्मा ही नुकसान पहुंचाती है, और या तो कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान पहुंचाएगा, वातावरण प्रदूषण हो जाएगा, और इसके अलावा ध्वनि होगी तो ध्वनि प्रदूषण, ये सब समस्याएं आएंगी। बोलिए, यह विस्फोटक मिश्रण बनाती है, ये देखिए विस्फोटक मिश्रण हमने बताया ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जनरल समझिए है, कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर ऑक्सीजन में जलाया जाएगा, बता दे रहे हैं, या ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक पदार्थ बनाएगा तो यही बनाएगा, बता दे रहे हैं सबने। हाँ बैलेंस करेंगे इसको, चलिए बैलेंस करिए, आप लोग नोट करिए, पहला नंबर नोट करिए। ऑक्सीजन ईथर से क्रिया करके विस्फोटक मिश्रण बनाती है, विस्फोटक मिश्रण बनाती है। अब रिएक्शन की बारी है, रिएक्शन क्या लिखा जाएगा। रिएक्शन आप भी नोट करिए, बैलेंस करिए इसको, पहले देखा जाए आप कितना बैलेंस कर रहे हैं। सब लोग बैलेंस करिए। कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और उष्मा लिख दीजिएगा। अब बैलेंस करने के लिए देखिए, कार्बन इधर कितना है, 4 है कि नहीं, 2 यहां है, 2 यहां है, 4 हुआ। तो आप यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके सामने क्या लिखेंगे, 4 ना, 4 यहां लिखिए सब लोग। जब 4 हो गया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए 5 5 10, और यहां पर बताइए 10 कैसे बनेगा, जब यहां 5 करेंगे, 5 दूना 10 हो गया। ऑक्सीजन देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन 1 यहां है और 2 यहां है, 3 हुई। यहां पर देखा जाए 4 दूना 8, 5 13, तो 13 में 1 तो यह हो जाएगा, इसको कर दीजिए क्या 6, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा, बस बैलेंस हो गया। संतुलित जरूर समीकरण लिखा जाता है, इसको कर लेंगे आप लोग। यह देखें विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। आता है इससे संबंधित क्वेश्चन, क्या होता है जब ईथर, या कहेगा इसका नाम लेकर कहेगा क्या, डाई एथिल ईथर, याद रहेगा ना, डाई एथिल ईथर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो आपको रिएक्शन केवल देना होता है, दे ले जाएंगे ना। अब इसके बाद अब चलिए दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। मिटाए इसको।
दूसरा नंबर है यह, तो आप जानकारी कर सकते हैं, जैसे C2H5 बांड O बांड फिर क्या है C2H5 है। अगर यह सक्रिय धातुओं से क्रिया करेगा, जैसे सोडियम से क्रिया, यह रिएक्शन वैसे हो चुका है, सोडियम से क्रिया किया, या यहां पर कह लीजिए बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराइए। क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराइए, हम हाइड्रोक्साइड बदल दे रहे हैं, तो क्या बनेगा बताइए, सोडियम तो इसके पास जाएगा ना, और क्या बनेगा C2H5O या नहीं ना, नाम जान रहे हैं ना, और बताइए OH किसके पास आएगा, तो C2H5 और क्या बन गया OH बन गया। देख लीजिए, यानी सोडियम एथॉक्साइड नाम है ना, नाम पढ़े हैं यार, सोडियम एथॉक्साइड बना, और इसका नाम क्या है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल रहेगा। बताइए आपके लिए आसान रहेगा कि नहीं, आसान रहेगा, नोट करिए। नोट करिए, हाँ रिएक्शन लिखवा नहीं रहे हैं, नोट कर लीजिए डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट नोट किया जाएगा, कागज में लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर डायरेक्ट रिएक्शन है पूछता हुआ। हम बता दिए कि एग्जाम में आप रिएक्शन है लिखेंगे केवल। हो चुका दूसरा यह था। अब हम चल रहे हैं तीसरे पर। मिटाया जाए इसको भी या रहने दीजिए, चलिए तीसरे पे चलिए सीधा। आप लोग लिखते जाएगा इसी तरह, मतलब अपनी भाषा में उसको लिखते जाएगा। अब देखिए है इसका जल अपघटन, यानी समझिए ईथर का जल अपघटन, जल अपघटन, और यह जल अपघटन तब होता है जब H2SO4 की उपस्थिति रहेगी। देखिए क्या इस तरह रिएक्शन रहेगा इसका, C2H5 बांड O बांड फिर क्या C2H5। देखिए बार बार हम डाई एथिल ईथर ले रहे हैं, क्योंकि ईथरों में सबसे ज्यादा यह महत्वपूर्ण सदस्य है, इसलिए हमें डाई एथिल ईथर ले रहे हैं। वैसे आप कोई भी ईथर लीजिएगा। अगर वहां पर बताइए आप पहला रिएक्शन में अगर CH3 बांड O बांड CH3 करिएगा, तब भी CO2 और H2O और ऊष्मा मिलेगी, बशर्ते बैलेंस करने में थोड़ा बस अलग कर देना होगा। बैलेंसिंग केवल अलग अलग रहेगी, रिएक्शन तो ही चलेगा। यहां बताइए आप, हम लिख दें CH3 और बांड O बांड, यहां पर मान लीजिए C2H5 पर आने देते हैं, तो बताइए क्या बनता है CH3O, या नहीं बनता कि नहीं, तो कहा जाता है सोडियम मेथॉक्साइड, और यहां पर जब एथिल अल्कोहल बनता है तो आप उसको उसी हिसाब से बदल लीजिएगा। हम उदाहरण तो एक ही बता पाएंगे। और देखिए महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं, कभी कभी तो डाई एथिल ईथर है कि आ जाता है, दो गुणों को लिखिए, तो डाई एथिल ईथर के बारे में हम ज्यादा एग्जाम्पल दे भी रहे हैं, दोनों काम आपका हो जाएगा। इसका सामान्य रासायनिक भौतिक गुण भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ डाई एथिल ईथर का स्पेशली पूछेगा तो अभी आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हमें यह एग्जाम्पल ज्यादा ले रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, इसका जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया है H2OH, और यहां देखिए उपस्थिति किसकी रहेगी H2SO4 की उपस्थिति, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है। तो आपको हम बता दें कि क्या होगा, यहां से एक H इसके पास जाएगा, यहां देखिए आएगा, और जो OH वाला पार्ट है वह इसके पास जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, बोलिए C2H5 और OH बनेगा कि नहीं। जब H इसके साथ जाएगा तो यह बनेगा, फिर और क्या बनेगा C2H5OH। बताइए इसको क्या लिख दिया जाए, इसको दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया जाए 2C2H5OH, यानी दो अणु एथिल अल्कोहल के बनते हैं। हो गया, दो अणु क्या बनते हैं एथिल अल्कोहल के बन गए। कैसे बने पता चला ना, दो बार या तो लिखिए या तो इस तरह लिखा, वैसे दो बार या ट्वाइस कर दिया जाता है या दो बार कर दिया जाता है। देख लीजिए आप लोग, जोड़ने के बाद आएगा तो आसान है ना आपके लिए। नोट कर लीजिए इसको, इसी तरह लिखिएगा ईथर का जल अपघटन, और इसके बाद इसी तरह नोट करिएगा रिएक्शन।
हो चुका? मिटाया जाए इसको? 3 हो गया। देखिएगा और भी आप अभ्यास करिएगा, हम तो जितना हो सकता है संभव उतना बता रहे हैं। चौथा नंबर आते हैं। चौथा नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ईथर की, यहां लिख देते हैं हम, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ईथर की PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। और आपको हम एक जनरली बता दे रहे हैं कि जिस भी रिएक्शन में PCl5 से क्रिया होगी वह इंपॉर्टेंट रहेगा। PCl5 का इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। PCl5 का मतलब क्या हुआ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 है, 3 रह देगा तो PCl3 होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान रखिएगा, जहां भी रिएक्शन में अगर हम नहीं बता पाए उसको भी ध्यान रखिएगा, जहां भी PCl5 से क्रिया है वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सब में एक ही प्रकार का सदस्य बनता भी है, एक हम समझा रहे हैं, सब समझ जाएंगे आप। तो बताइए ईथर में क्या लिया जाए, बोलिए। वही ले C2H5 बांड O बांड, फिर क्या ले C2H5। इसकी क्रिया किससे कराना चाहते हैं? PCl3 से कराना चाहते हैं। नहीं सॉरी, PCl5 रहेगा, हाँ ठीक, इसकी क्रिया हो रही, PCl5 से क्रिया। तो क्या बनेगा इसमें यह देखना है। यहां पर देखिएगा पहले नंबर पर बन जाएगा C2H5 और Cl बनेगा, यानी एथिल क्लोराइड बना। चूंकि 2 बार है तो इसको यहां पर 2 लिख दे रहे हैं। बताएं C2H5 2 बार सम्मिलित हो गया कि नहीं? 2 बार सम्मिलित हो गया और Cl2 भी यहां निकल गया। बताइए 2 Cl भी हो गया। क्या बचा बताइए? अब इसमें क्या बचा? PCl3, और इसमें क्या बचा? O बचा है, N बचा है, देख लीजिए। और सब तो लग गया है, इसी तरह आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यह O इसके बीच में जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक यौगिक बनता है जिसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड नाम है। इसका नाम क्या है? फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा, इसका नाम है। यानी एथिल क्लोराइड के 2 अणु बने और फास्फोरिल क्लोराइड का क्या अणु बना? 1 अणु बना। बताइए बैलेंस है कि नहीं? हमने कहा PCl3 जो है उसके बीच में ऑक्सीजन जाएगा, अब बैलेंस कर लेगा। क्यों गया ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बताइए 2 द्विसंयोजक है और यहां पर क्लोरीन का 2 अणु निकला है, तो बताइए 2 संयोजक खाली है कि नहीं? उसको कवर करने के लिए ऑक्सीजन इसके बीच में गया है, बस यह जानिए, जिससे उसकी संरचना जो PCl5 वाली रहे वह बनी रहे हमेशा। बताइए बनी रहेगी कि नहीं? और उसका नाम है क्या? फास्फोरिल क्लोराइड। आप देख डालिएगा कहीं भी PCl5 से क्रिया है तो जरूर यह बना है फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा जरूर। और इसी तरह क्लोरीन जाता है हर एक में। एक जनरल बता रहे हैं रिएक्शन ये होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आ जाएगा समझ में ना? नोट कर लीजिएगा, बैलेंस है भी। हो गया। अब देखिए आपको हम कौन सा नंबर लिखवाने जा रहे हैं? 5वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डालिएगा। चौथा 5वां दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको अभी हम बताए थे, और देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा रहेगा। एक तो रिएक्शन रहेगा ही, और एक जो है जो हमने बताया कि ईथर को रंगीन बोतलों में पूरा भर कर रखा जाता है, क्यों? तो हमने यही बताया आपको कि ईथर प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोटक एवं विषैला पदार्थ बना लेता है।
या विषैला द्रव बना लेता है। तो ऐसा यह ना बना पाए, इसके लिए इसको रंगीन बोतलों में पूरा भर कर रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन जो है थोड़ा बहुत भी ना पहुंच पाए और ना तो प्रकाश थोड़ा बहुत पहुंच पाए। क्लोरोफार्म को देखिए इसी तरह सुरक्षा दी जाती है। क्लोरोफार्म भी वायुमंडल की ऑक्सीजन और यह जो है सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करता है और विषैला पदार्थ वह भी बनाता है। इसीलिए उसको भी, क्लोरोफार्म को भी रंगीन बोतलों में पूरा भर कर रखा जाता है, और इसकी भी बात वही रहेगी। और दोनों देखा जाए, क्लोरोफार्म भी निश्चेतक है और यह जो आपका ईथर है यह भी क्या है, निश्चेतक। बताइए कितनी सुरक्षा में रखा जाता है इसको। थोड़ी सी असावधानी होने की वजह से विषैला पदार्थ बन जाएगा, जो कि बहुत ही खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो समझ जाएंगे ना इसका रीजन, वही रीजन हम बताने जा रहे हैं। लिखिएगा, ईथर प्रकाश की उपस्थिति में, ईथर प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोटक एवं विषैला द्रव बनाता है, विस्फोटक एवं विषैला द्रव बनाता है। द्रव बनाता है। इसीलिए ईथर की सुरक्षा के लिए ईथर की सुरक्षा के लिए ईथर को रंगीन बोतलों में पूरा भरकर रखा जाता है। पूरा भरकर रखा जाता है। हो गया। अब क्रिया का समीकरण निम्न है, लिखिएगा। तो देखिए इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, देखिएगा एक्सरसाइज में दिया रहेगा, और यह रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए रिएक्शन देते हैं। C2H5 बांड O, बांड फिर क्या C2H5 है। इसकी क्रिया आप ऑक्सीजन से, वह भी प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। प्रकाश हमने लिख दिया है। रुकिएगा, अभी आप लोग लिखिए मत अभी, क्योंकि आपको समीकरण ऐसा चाहिए जो कि आप समझ सके, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप बताइए, इसको आप लिख सकते हैं क्या, CH3 बांड क्या CH2 और बांड क्या O, बांड फिर इधर भी वो इसी तरह, बोलिए ठीक है कि नहीं। और ऑक्सीजन क्या रहेगा, प्लस O डबल बंद क्या रहेगा O। अब प्रकाश यह देखिए उपस्थित रहेगा। प्रकाश अब उपस्थित होने जा रहा है। अब यह ध्यान रखिए कि जो इसकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन CH2 हम लिखे हैं, उसको आप तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यह ऑक्सीजन दोनों, यह जो ऑक्सीजन के परमाणु है इसी के पास आते हैं, और जब इसके पास आते हैं तो क्या बनाते हैं आपको बता दें। जब यह ऑक्सीजन इसके पास आता है, दोनों ऑक्सीजन के परमाणु इसके पास आएंगे, तो देखिए रिएक्शन यहां बड़ा है थोड़ा, तो यहां जगह नहीं है, यहां पर लिख रहे हैं। क्या बनाएगा, देखिए CH3 बांड C, बांड क्या H, ऊपर वाला तो उसी तरह है, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, O पाले लगेगा, फिर यह देखे दोनों O एडजस्ट करेगा, अब बांड OH लगा देगा इस तरह, और फिर बांड देखिए O और बांड CH2 और बांड CH3 ये वही है। बस यह दोनों O इस तरह एडजस्ट हुआ। ऑक्सीजन जानते हैं द्विसंयोजक है,
तो बताइए इसके साथ हो जाएगा, और हाइड्रॉक्सिल जब हो जाएगा OH तो बताइए यह एकल संयोजक है ना, तो सिंगल बंध से जुड़ जाएगा, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहां पर लिखे देना, दिखाई देगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिएगा क्या लिख सकते हैं, CH3 और क्या बॉन्ड CH और ब्रैकेट में क्या क्या OOH, सही है कि नहीं? देखिए OOH, अब बॉन्ड फिर क्या बताइए O, और फिर बॉन्ड इधर क्या CH2 और क्या CH3, बॉन्ड में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यही जो है विस्फोटक, या यही विस्फोटक और विषैला द्रव है, यही विस्फोटक और क्या है विषैला द्रव। समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा रिएक्शन, आपको यह नहीं चाहिए, यही चाहिए, ध्यान दीजिएगा कैसे जुड़ा है, और देखिएगा ए रिएक्शन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। ए लिखिए, लेकिन हमने बता दिया इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए बन गया होगा। ये हमने कहा कि विषैला और विस्फोटक द्रव है, हो गया। इसका नाम नीचे लिखिएगा, डाई एथिल ईथर पूरा लिखिए, पहले ईथर तो है ही, डाई एथिल ईथर लिखिए, डाई एथिल ईथर। हाइड्रो पेरोक्साइड इसको बोला जाएगा, बीच वाले को डाई एथिल ईथर, हो गया। इसके लिए देखिए हाइड्रो पेरोक्साइड लिख लीजिएगा, हाइड्रो पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में देखिए ऑक्सीजन 2 होती है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, बताइए ऑक्सीजन 2 है कि नहीं। सोडियम पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है Na2O2, तो बताइए पेरोक्साइड यहां भी देखिए ईथर तो यही लगेगा, और यह जो 2 ऑक्सीजन है वह बस पेरोक्साइड को दिखा रही है, इसलिए हाइड्रो पेरोक्साइड नाम दिया गया। आ जाएगा, क्या नाम है, डाई एथिल ईथर हाइड्रो पेरोक्साइड। हो गया होगा सबका। तो यह देखिएगा जो हमने लास्ट का 2 रिएक्शन बताया है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया। अब तो हो जाएगा। और भी देखिए 5 तो हम रासायनिक गुण बता दिए, और भी आप लोग जो है गुणों को लिखिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा रफ पर। हम चलिए उपयोग लिखवाते हैं, हेडिंग डालिए ईथर के उपयोग, ईथर के उपयोग। बताइए, हम बताए थे कि देखा जाए ईथर, बेंजीन, एल्कोहल, यह सब देखा जाए कार्बनिक विलायक है, तो विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग होगा। तो लिखिएगा पहला नंबर यही, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। हो गया, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूसरा नंबर, अभी देखिए दूसरा नंबर हम बताए भी हैं कि शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लिखिएगा शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग होता है, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग होता है। देखिएगा इसके रासायनिक गुण में आप एस्टर भी बना सकते हैं, तो लिख दीजिएगा एस्टर बनाने में इसका प्रयोग होता है।
तीसरा नंबर एस्टर बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो देखिएगा यह यूनिट पूरा समाप्त हो गई है। जो भी सिलेबस में दिया था वह सब आपको हम बता दिए। यूनिट जो 11 चल रही थी इसमें 3 स्टेप था, एल्कोहल एक स्टेप, एक फिनाल और एक क्या ईथर। आज ईथर हमने बता दिया है, अब आप इसको रिवाइज कर डालिएगा। यह यूनिट पूरा समाप्त है। फिर अगली यूनिट स्टार्ट हो गई, लेकिन कार्बनिक में हमने या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 यूनिट बता दिया है। कौन कौन? 10 और 11, ये दोनों यूनिट देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो आप जो है उसको तैयार एकदम रखिएगा, कहीं से कोई कमी ना आए। जितने भी नंबर की आएगी यूनिट सब आपको मिल जाना है, लेकिन थोड़ा अभ्यास करिएगा सब लोग।